तो प्यारे बच्चों, हम वाक्य का अध्याय शुरू कर रहे थे। उसमें हमने बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब ये परिभाषा होगी सरल वाक्य की, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। इसके बाद संयुक्त वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हों। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। तीसरा, रचना की दृष्टि से तीसरा भेद मिश्र वाक्य। पिछली वीडियो में हमने इसके और नाम भी बताए थे। इसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, इसको सन्मिश्र वाक्य भी कहते हैं, इसको जटिल वाक्य भी कहते हैं। लेकिन ये थोड़ा डीपली है। 10th क्लास के बच्चे सिर्फ इतना समझें कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, अन्य उपवाक्य उस पर निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये तो हो गई वाक्य की परिभाषाओं की बात कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। अब जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है वो सरल वाक्य है। जिस वाक्य में दो उद्देश्य और एक विधेय रह जाए वो संयुक्त वाक्य हो सकता है। जिस वाक्य में दो विधेय हो जाए और उद्देश्य को हाइड कर दिया जाए तो भी संयुक्त वाक्य होगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय उसे सरल वाक्य कहते हैं। ये बात अच्छी तरह से नोट करनी है। संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हो। यहां पर यह बात अच्छी तरह से समझनी है कि योजक शब्द इनसे जुड़ा होगा, संयुक्त वाक्य बनेगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, यहां पर यह बात समझनी है मिश्र वाक्य के लिए
कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य गौण उपवाक्य, एक तो प्रधान होता है, एक गौण होता है। वो जो गौण उपवाक्य होंगे वो उसके ऊपर, यहां पर मैं लिख देता हूं गौण उपवाक्य, वो उसके ऊपर निर्भर होंगे, इस प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर होंगे। अब ये जो तीन भेद थे ये है रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद है। अभी हम बात करते हैं सरल वाक्य के एग्जाम्पल की, और उससे पहले हम ये समझेंगे, क्योंकि ये एक इसके अंदर बीमारी है, उद्देश्य और विधेय को समझना कि ये उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। तो हम उद्देश्य और विधेय के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि समझ में आ जाए। उद्देश्य, उद्देश्य की परिभाषा होती है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। ये खाली स्थान छोड़ दिया, उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कोई वाक्य बोलते हैं हम, उसमें यह पता लगाना है कि किसके विषय में बात की जा रही है। कोई भी वाक्य बोलते हैं उसमें यह पता लगाना है कि किसके बारे में बात की जा रही है। जिसके बारे में बात की जा रही है वह उद्देश्य होता है। जैसे उदाहरण से समझे हम, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें राम की बात हो रही है, राम ने पुस्तक पढ़ी। जंगल में मोर नाचा, जंगल में मोर नाचा। अब यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि उद्देश्य ये जंगल होगा उद्देश्य या मोर होगा। अब आपको ये देखना है कि बात किसकी हो रही है, क्रिया किसके साथ जुड़ी हुई है। इस मोर के साथ जुड़ी हुई है, तो मोर नाचा, मोर की बात की जा रही है। मोरनी की नहीं की जा रही, कबूतर की नहीं की जा रही, तो ये उद्देश्य है। अब ये उद्देश्य कहाँ हो गया, बीच में, आगे वर्ड हो गए पीछे वर्ड हो गए, इसमें उद्देश्य कहाँ था, आगे। तो हमें अपने दिमाग पर जोर डालकर ये पता लगाना है कि वाक्य के अंदर ये जो वाक्य है किसके विषय में कहा गया है। तो जिसके विषय में कहा जा रहा है वो उद्देश्य होता है और बाकी सारा विधेय होता है। विधेय की परिभाषा भी एक बार मैं लिख दे रहा हूं। उद्देश्य के बारे में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब विधेय का मतलब समझ गए आप। यहां पर उद्देश्य था मोर, ऊपर जो वाक्य है जंगल में मोर नाचा, तो ये उद्देश्य बच गया। क्या बच गया, बाकी जो बच गया विधेय, जंगल में नाचा, ये विधेय बच गया। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो बातें हैं आगे और पीछे की ये सेंस दे रही हैं या नहीं दे रही। हमें ये पता लगाना आना चाहिए कि वाक्य के अंदर उद्देश्य कहां पर स्थित है। अब बात करते हैं एक और उदाहरण के द्वारा समझने की। जैसे सेंटेंस है, बिहार में कोयला बहुत पाया जाता है। अब ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए हमें उद्देश्य का पता लगाना, उद्देश्य इसमें कहाँ है।
जब उद्देश्य का पता लगाएंगे तो हम उसकी परिभाषा को पहले समझेंगे कि परिभाषा में क्या दे रखा है। परिभाषा में दे रखा है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर दो शब्द ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज करेंगे, एक तो बिहार, एक कोयला। अब ये देखना कि इनमें से उद्देश्य कौन सा है। तो बात की जा रही है कोयला बहुत पाया जाता है बिहार में, ये संप्रदान कारक की विभक्ति हो गई यहाँ पर, वैसे भी जैसे ये भी संप्रदान कारक की विभक्ति थी। तो कोयला बहुत पाया जाता है, ये इसको यदि हम ऐसे यहाँ पर ढक लें तो कोयला स्टार्ट में आ जाएगा। मोर नाचा जंगल में ढक लें इसको, मोर बहुत नाचा या मोर नाचा, तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो उद्देश्य को हमें ऐसे फाइंड आउट करना, वो किसी वाक्य में शुरू में हो सकता है और बीच में हो सकता है, और बहुत जटिल वाक्य बनाया गया है मिश्र वाक्य, तो उसमें पीछे भी हो सकता है। अब यहाँ पे इसके बाद उद्देश्य और विधेय के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि सरल वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। उद्देश्य और विधेय की पहचान हो गई तो सरल वाक्य की पहचान भी कर लेंगे। दूसरा, इसमें जो योजक शब्द होते हैं, योजक शब्द प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, और लाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो एक उद्देश्य का निर्माण करते हैं। एक उद्देश्य का निर्माण कैसे करते हैं, पहले तो आप योजक शब्द समझे। योजक शब्द होते क्या है? योजक शब्द होते हैं और, तथा, किंतु, परंतु, एवं, व, न भी होता है, न तो तुम पढ़ते हो न तुम खेलते हो, तो ये योजक है। या, अथवा। अब ये ऐसे बहुत सारे योजक प्रयोग में लाए जाते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, लेकिन ये प्रयोग में भी आ जाए और उसके बाद भी सरल वाक्य बन जाए, तो ऐसा कब होता है, ये बात भी समझने की है। क्योंकि पेपर में कंफ्यूज कब होता है बच्चा, जो परिभाषा में ऐसे शब्द याद रख ले कि ये योजक शब्द से जुड़े होते हैं, ये परिभाषा में है संयुक्त वाक्य की में। लेकिन योजक शब्द से दो वाक्य जुड़ते हैं तब संयुक्त वाक्य होता है, या दो उपवाक्य जुड़ते हैं। लेकिन जब दो शब्द जुड़ते हैं तब आपको याद रखना पड़ेगा कि वह सरल वाक्य ही होता है। जैसे किसी ने आकर आपसे पूछा कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, तो आपने कहा मम्मी पापा, मम्मी और पापा बाजार गए। शिष्टाचार की दृष्टि से आपको इनके पीछे जी लगाना चाहिए, मम्मी जी और पापा जी बाजार गए। तो यहां पर ये और आ गया, और ये योजक शब्द है। और योजक शब्द का मैंने बताया था कि योजक शब्द संयुक्त वाक्य की परिभाषा में था। परिभाषा में क्या था, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हो, दो या दो से अधिक सरल वाक्य। तो यहाँ पर सरल वाक्य नहीं जुड़े हैं, देखो यहाँ पर तो एक वर्ड तो ये जुड़ गया और एक वर्ड ये जुड़ गया, तो दो शब्द जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे सरल वाक्य। ये आपको समझना है। मैं आशा करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन बच्चा कैसे कह रहा है, बच्चा इसी वाक्य को ऐसे बोल रहा है कि मम्मी जी बाजार गई, और पापा जी भी बाजार गए। अब देखो, अब इस और ने क्या काम किया है, अब इस और ने
दो सेंटेंस जोड़ दिए। ये देखें आप, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। इसको आप करेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब वैसे बड़ा होता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़ा वाक्य होगा वह संयुक्त होगा, छोटा वाक्य भी संयुक्त होता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझे आप। चाय लेंगे या कॉफी? आप चाय लेंगे या कॉफी? तो यहाँ पर ये छोटा सा वाक्य है। अब ये पूछ रहा है कि रचना की दृष्टि से ये वाक्य का, रचना की दृष्टि से ये वाक्य का कौन सा प्रकार है, आपको ये बताना है। तो रचना की दृष्टि से ये वाक्य का, ये संयुक्त वाक्य कहेंगे इसको, संयुक्त वाक्य। अब बात क्या हो गई, अब ये चाय और कॉफी दो सेंटेंस नहीं, दो शब्द ही जुड़े हुए हैं। तो यहां पर दो शब्द नहीं, यहां पर ये देखो कि चाय लेंगे इतना जुड़ा हुआ है, या आप, ये जो आप है ना, ये यहां पर हाइड हो गया है, छिप गया है। आप चाय लेंगे या आप कॉफी लेंगे, और एक लेंगे वर्ड यहां पर ये जरूरी नहीं समझा गया है। तो जरूरी नहीं समझा गया है, लेकिन आना चाहिए था। तो फिर ये कितने वर्ड जुड़ गए, और या से ये एक वर्ड नहीं जुड़ा, ये दो दो तीन तीन वर्ड जुड़ गए, ऐसे आपको समझना है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही है। तो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बीच में जो डिफरेंस है, मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे और कबीर के भजन, कबीर के भजन गाते थे। ये वाक्य है, बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे और कबीर के भजन गाते थे। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, रचना की दृष्टि से है, ये पता लगाना है। तो ये संयुक्त वाक्य है। आप सही सोच रहे हैं, संयुक्त वाक्य है। इसमें ये और जो योजक शब्द आया है, इसने कबीर के भजन गाते थे, बाल गोविंद भगत, इसकी बात की जा रही है। एक वाक्य तो ये कबीर दास के भजन गाते थे बाल गोविंद भगत, और खंजड़ी बजाते थे। एक वाक्य ये है, दो वाक्य और से जोड़ दिए, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन इसी को ऐसे कह दे हम, बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाने के साथ साथ कबीर के भजन गाते थे। अब देखो, इस सेंटेंस के अंदर वही सेंस है, बात भी वही की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये वाक्य का जो प्रकार है, ये वाक्य का प्रकार बदल गया है। क्यों बदला? क्योंकि इसमें से ये गायब हो गया है। इसमें योजक शब्द कोई है ही नहीं। बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाने के साथ साथ कबीर के भजन गाते थे, तो ये हो गया सरल वाक्य। इसको करके आना आपको पेपर में, सरल वाक्य। और ये आपको एक प्रकार के वाक्य से दूसरी प्रकार के वाक्य में बदलने भी आने चाहिए, जैसे कि अभी बदला गया, ऐसे बदलने भी आने चाहिए।
जब एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार का वाक्य बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो वाक्य के अंदर जो टेंस होता है, पास्ट की बात की जा रही है तो पास्ट रहेगा, और प्रेजेंट की बात की जा रही है, यदि पास्ट की बात की जा रही है तो ये पास्ट रहेगा, और प्रेजेंट की बात की जा रही है तो प्रेजेंट रहेगा। एक बात, टेंस वही रहेगा बदलते समय, सेंस वही रहेगी। सेंटेंस के अंदर एक सेंस होती है, तो सेंस भी नहीं बिगड़नी चाहिए और टेंस भी नहीं बिगड़ना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। संयुक्त से सरल बनवा रहा है तो इसको योजक शब्द का पता लगाओ, उसको बाहर कर दो, उसकी जगह ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे सेंस नहीं बिगड़े, इस बात का ध्यान रखना है। तो फिर सरल से संयुक्त और संयुक्त से सरल बना देंगे। संयुक्त से सरल बनाएंगे तो योजक शब्द बाहर कर देंगे, और जब सरल से संयुक्त बनाएंगे तो योजक शब्द उसके अंदर रख देंगे। तो इस प्रकार हम वाक्य का परिवर्तन भी कर देंगे। अब मैं तीसरा जो प्रकार है उसकी बात करता हूं। तीसरा प्रकार था हमारा वाक्य का मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा में बात की गई थी जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य गौण उपवाक्य उस पर आश्रित हो, गौण उपवाक्य। तो अब ये बात समझनी है कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है, गौण उपवाक्य क्या होते हैं। अंग्रेजी में इनको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब इसके प्रधान उपवाक्य के बारे में अच्छी तरह से जो बच्चा समझ पाएगा वो मिश्र वाक्य को भी पहचान लेगा। गौण उपवाक्य का कोई प्रकार नहीं होता है, माफ कीजिएगा, गौण उपवाक्य का प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। इसको आश्रित भी कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? आश्रित उपवाक्य के आश्रित उपवाक्य के प्रकार होते हैं संज्ञा, आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, ये वाक्य के अंदर कैसे काम करते हैं, कैसे इनको हम पहचाने, इस बातें को हम अगली वीडियो में समझाएंगे ताकि आप बोर ना हो। धन्यवाद।